सभी को नमस्कार। पेशेंस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, इस पोएम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और इस पोएम की जो थीम है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। मतलब सिंबॉलिक पोएम तो है ही, इसके साथ साथ में इसकी लिटरल मीनिंग भी है और सिंबॉलिक मीनिंग भी है और इसकी स्पिरिचुअल मीनिंग भी है। तो हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। वीडियो में भी 20-30 मिनट की हो सकती है। तो अगर आपके पास पेशेंस है तभी आप इस वीडियो को देखिए, अन्यथा मत देखिए, आप स्किप करके चले जाइए। क्यों? क्योंकि इसमें हम समय लेंगे, 20-30 मिनट का समय लगेगा और पोएम को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ये पोएम क्लास 9 के प्रेजेंट बोर्ड में पढ़ाई हुई जा रही है। चाहे सीबीएसई हो, एनसीईआरटी की बुक्स जहाँ भी चलती हैं, सीबीएसई में चलती है वहाँ पे, यूपी बोर्ड में चलती है वहाँ पे। तो ये पोएम जो है क्लास 9 की पहली पोएम भी है। और कंपटीशन के लिहाज से चाहे एलटी ग्रेड हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, वहाँ भी ये पोएम पूछी जाती है और इस पोएम से क्वेश्चंस आते हैं। अभी पिछली बार जब एलटी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी पूछ लिया गया था, टीजीटी में भी पूछ लिया जाता है। तो इस पोएम को बहुत अच्छे से देखते हैं हम लोग। देखिए, ये पोएम सबसे पहले पब्लिश हुई थी, आपको मालूम होगा, 1915 में। 1915 में अगस्त में ये पोएम पब्लिश हुई थी। उस समय एक मैगज़ीन हुआ करती थी, चलती थी, एटलांटिक मंथली के नाम से। इसको नोट करिएगा, एटलांटिक मंथली के नाम से ये पोएम पब्लिश हुई थी। मीन्स इसमें ये पब्लिश हुई थी, एटलांटिक मंथली इसका नाम था। और एटलांटिक मंथली में इस पोएम को पब्लिश किया गया था। एटलांटिक एटलांटिक मंथली में इस पोएम को पब्लिश किया गया था और इसको पुनः रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पब्लिश करवाया था 1916 में भी। तो 1916 में जब ये पब्लिश हुई तो माउंटेन इंटरवल इनका पोएम कलेक्शन था, उसमें ये पब्लिश की गई। 1916 में ये माउंटेन इंटरवल में पब्लिश हुई थी और 1916 का जो सेकंड वर्जन आप कह सकते हैं इस पोएम का पब्लिकेशन हुआ था, उसमें एक थर्ड स्टेंजा की तीसरी लाइन में वो आई केप्ट लिखा है। तो केप्ट शब्द जो है ये 1916 में जोड़ा गया है, 1915 में इसमें नहीं था। और केप्ट की जगह पे मार्क्ड, मार्क्ड MARKED, मार्क शब्द हुआ करता था। तो ये चीज़ें इसकी पब्लिकेशन के बारे में रही। अगर पोएम के नेचर के बारे में आप बात करेंगे तो ये पोएम नरेटिव पोएम है। नरेटिव पोएम क्या होती है? एक ऐसी कविता जो कहानी के रूप में लिखी जाती है, कहानी के रूप में, कथा के रूप में लिखी जाती है। और अभी अगला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये पोएम बेस्ड किस पर है, इस पोएम की थीम क्या है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, टेल इन वन वर्ड या 2 वर्ड्स में बताना रहेगा। तो आपसे ऐसा सवाल आने पर आप कह सकते हैं ना कि ये पोएम बेस्ड है डिसीजन मेकिंग पर या चॉइस पर, या ऐसा लगता है रिग्रेट्स पर, या अनसर्टेनिटी पे, या कुल मिला के सम अप आप कर सकते हैं कि ये पोएम बेस्ड है या इट दिस पोएम टॉक्स अबाउट डिसीजन मेकिंग, रिग्रेट्स एंड अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ। तो ये 3 बातें हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा। डिसीजन मेकिंग है, रिग्रेट्स है और अनसर्टेनिटी है। ये तीनों बातों पर हम लोग आगे थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे। अगली चीज़ इसमें जो है आपको दिखेगी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको मेटाफरिक फॉर्म में लिखा हुआ है। मेटाफरिक माने रूपक का टच दिया हुआ है पोएम में। इसमें पहला ही शब्द क्या है? द रोड। अब यहाँ पे जो रोड लिखा गया है, रोड, अब ये रोड जो है इसमें मेटाफरिक यूज़ लिया गया है, मेटाफरिक यूज़। अब ये मेटाफरिक यूज़ क्या है कि किसी भी शब्द को हम
सिंबलाइज करते हैं। यहाँ पर रोड का मतलब ये है चॉइस, रोड का मतलब है डिसीजन मेकिंग, रोड का मतलब है ऐसा लगता है नॉट टेकन में तो रिग्रेट्स दिख रहा है, लेकिन रोड में डिसीजन है और रोड में चॉइस है। तो इसलिए यहाँ मेटाफरिक यूज है, मतलब रोड में मेटाफर का यूज किया गया, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आप आगे जब पोएम को स्टडी करेंगे अभी, तो आपको इसमें एनाफोरा भी मिलेगा। एनाफोरा जैसे आप देखिए स्ट्रेंजर वन की लाइन 1 और 2 में एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रबल बोथ, तीसरी लाइन में भी एंड आ रहा है और चौथी लाइन में भी एंड आ रहा है। तो ऐसी दशा में यहाँ एनाफोरा है। आपको एसोनेंस भी दिख जाएगा इसमें। एसोनेंस के यूज़ को भी पोएट ने यहाँ प्रायोरिटी में रखा हुआ है। और अगला बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें पर्सनिफिकेशन का भी यूज किया गया है। पर्सनिफिकेशन का यूज आप बता सकते हैं किस में यूज हुआ है? देखिए इसमें आप कह सकते हैं कि स्टेंजा सेकंड की लाइन नंबर 3 में इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, इस लाइन में पर्सनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। क्योंकि पोएट कहता है कि रास्ता जो है वो घास से युक्त था, वांटेड वेयर, ऐसा लगता था कि जैसे वो क्लेम कर रहा हो कि लोग आएँ और उस पर चलें। अब आप जानते हैं कि कोई भी रास्ता कैसे क्लेम कर सकता है, तो इसको पर्सनिफाइड किया गया है, मतलब वे को, रास्ते को पर्सनिफाइड किया गया है, मानवीय टच दे दिया गया है। तो ई इसमें है। आप जान रहे हैं इसमें कुल मिला के 20 लाइन है, 20 लाइन्स हैं और इसमें कुल 4 स्टेंजाज हैं। एक स्टेंजा में 5 लाइन्स दी गई और ये पोएम जो है क्वेंटेड फॉर्म में लिखी गई। क्वेंटेड फॉर्म क्या है? 5 लाइन्स की मतलब 5 लाइन्स का मिला करके एक स्टेंजा बनता है, उसको हम क्विंटेड फॉर्म कह सकते हैं। मतलब एक लाइन में 5, सॉरी एक स्टेंजा में 5 लाइन्स दी गई हैं और क्विंटेड फॉर्म में लिखा गया है। एग्जाम के लिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द रोड नॉट टेकन पोएम किस फॉर्म में लिखी गई है। तो आपका उत्तर इसमें एक तो होगा कि नैरेटिव पोएम है, मतलब नैरेटिव फॉर्म में लिखी गई है। स्टेंजा का फॉर्म पूछता है तो आपको बताना है क्विंटेड फॉर्म में लिखी गई है। इसका राइमिंग स्कीम जो है आप देखेंगे ए बी ए बी है, ए बी ए बी है, इसको ध्यान रखना है। अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि डेडिकेट किसको की गई है। तो यह पोएम डेडिकेट की गई है एडवर्ड टॉमस को, एडवर्ड टॉमस को। ठीक है, ये तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन रहा। अब एडवर्ड टॉमस कौन थे, आपके मन में सवाल आएगा। पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका में पैदा हुए थे और चूँकि इन्हें 1912 तक बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल नहीं हुई थी, इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि ये इंग्लैंड जाएंगे। और इंग्लैंड जाने के बाद ये 1914 में एक पब्लिकेशन पब्लिश करते हैं और बहुत ही फेमस हो जाते हैं। और जब ये उस पब्लिकेशन को पब्लिश करते हैं तो उसी समय 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होने की वजह से इन्हें वापस इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका आना पड़ता है। उसी 2 साल 2.5 साल के पीरियड में इनकी मुलाकात एडवर्ड टॉमस नामक व्यक्ति से हो जाती है। और ऐसा लिखा हुआ मिलता है, कई शिक्षाविद लिखते हैं, ये दोनों लोग एक साथ वॉकिंग करते थे, टहलने जाते थे। और टहलने के दौरान जब एक पॉइंट ऐसा आता था कि एडवर्ड टॉमस को अपने घर जाना होता था और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अपने घर जाना होता था, तो अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट मजाक किया करते थे, जोक किया करते थे। और अंततोगत्वा ऐसा हुआ कि इनकी दोस्ती जो है टूटी तो नहीं, लेकिन इनकी जगह ज़रूर बदल जाती है। इन्हें वापस अपने देश में आना पड़ता है क्योंकि लड़ाई शुरू हो जाती है, वार शुरू हो जाता है। तो ये पोएम का बैकग्राउंड है। अच्छे से पोएम को समझने के लिए बैकग्राउंड समझना बेहद आवश्यक होता है, तभी आप स्टोरी को कनेक्ट कर सकते हैं, उसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग इस इंट्रोडक्शन के बाद समझते हैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन।
इसमें टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, पोएट कहता है कि दो रास्ते, डाइवर्स्ड माने होता है मुड़े हुए थे, ब्रांच्ड ऑफ मतलब शाखाएं थी। इसी सिंगल रोड पे आप चल रहे हैं, कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जहाँ पे रोड की कंडीशन एक बाएं जाए एक दाएं जाए और वाई शेप में हो जाए, इस तरीके से रास्ता पहुंचता है, जो कि येलो वुड, येलो माने पीला, वुड माने होता है लकड़ी। तो यहाँ का मतलब पीली लकड़ी से नहीं है बल्कि पीले जंगल से है। और पीले जंगल से क्या मतलब है कि ऑटम सीजन था और जंगल की पत्तियाँ पीली पड़ गई थी, मतलब जंगल में पेड़ों की पत्तियाँ पीली पड़ गई थी, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो पोएट कहता है कि ऑटम सीजन था, ये दोनों टहलते हुए उस पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां से इन्हें अलग अलग रास्ते पे जाना था। पोएट वहां पर देखता है कि जंगल में वृक्ष की पत्तियां पीली पड़ी हुई हैं, उस पीली पड़ी हुई पत्तियों में दो रास्ते आगे जाकर मुड़ते हैं। ये लाइन नंबर 1 का अर्थ है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, पोएट कहता है मुझे दुख है कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सका। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है कि पोएट दोनों रास्तों पर यात्रा करना चाहता था। सॉरी लिखने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि वह दोनों रास्तों पे चलना चाहता था, अर्थात एक तो मन था उसका कि वह अपने मित्र के साथ भी जाए उस यात्रा रास्ते पर, और दूसरा मन था कि वह अपने घर भी जाए। लेकिन आप मानो हैं, कोई भी व्यक्ति एक साथ दो रास्ते पर यात्रा नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, कहता है एक यात्री की भांति। बी वन ट्रेवलर कहता है आई वॉज वन ट्रेवलर, आई वॉज अ ट्रेवलर, आई वॉज लाइक अ ट्रेवलर, मैं एक यात्री की भांति था। लॉन्ग आई स्टूड लॉन्ग, वह कहता है कि वहाँ वहाँ बहुत देर तक खड़ा रहा, एक यात्री की भांति। जैसे कोई यात्री यात्रा कर रहा है अनजान एरिया में और उस पॉइंट पे पहुंच जाए जहाँ से रास्ता डाइवर्स्ड हो, मतलब दो रास्तों में बटा हो, तो व्यक्ति खड़ा ही होगा। आप ही हो, आप भी सोचेंगे कि हम इस पे जाएं किस पे जाएं। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, अक्सर जब आप अननोन एरिया में चलते हैं तो आपको समस्या होती है। तो कहता है कि एक यात्री की भांति लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक वहाँ खड़ा रहा और विचार करता रहा कि मुझे किस रास्ते पे जाना चाहिए। लाइन नंबर 4, एंड लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड, लुक्ड डाउन माने देखा, नीचे देखा, वन एक रास्ते को, एज फार एज आई कुड जितना दूर मैं देख सकता था। पोएट कहता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैं एक रास्ते को बहुत ध्यान से उतनी दूर तक देखा जितनी दूर तक देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहाँ पर यह घास में, अंडरग्रोथ माने घास, जंगल में बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों की छाया के नीचे घास होती है, जहाँ पर यह रास्ता मुड़ा हुआ था। तो पोएट कहता है कि दो रास्ते जंगल में मुड़े हुए थे, जंगल की पत्तियां पीली थी। पोएट दुख से कहता है कि वह दोनों रास्ते पर यात्रा नहीं कर सका। एक यात्री की भांति लंबे समय तक वहाँ खड़ा रहा, एक रास्ते को वह वहाँ तक देखता है जहाँ तक देख सकता था और पाता है कि वह रास्ता अंडरग्रोथ घास में मुड़ा हुआ है। ये आपका स्टेंजा नंबर 1। स्टेंजा नंबर 2, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, इसके बाद वह टुक द अदर माने दूसरे रास्ते को लिया, लेने का मतलब क्या है, देखने का है। तब उसने दूसरे रास्ते को देखा, पहले रास्ते को देखने के बाद, सोचने के बाद, उस पर विचार करने के बाद वह दूसरे रास्ते को देखता है। एज जस्ट एज फेयर, बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, एंड हैविंग द एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, देखिए इसमें पर्सनिफिकेशन का यूज किया गया है। और संभवतः दूसरा रास्ता ज़्यादा क्लेम करता हुआ दिख रहा था, माने अधिकार जताता हुआ दिख रहा था
कि मैं ही ठीक रास्ता हूँ, ऐसा पोएट को लग रहा है। ऐसा पोएट को लग रहा है कि उसे लगता है कि पोएट जो है कोई नहीं, उसमें भी कंटिन्यू का ऑप्शन है ना, तो जानती है, तो उसमें अंडरलाइन किया कीजिएगा जिस लाइन की जिस बारे में बता रहे हैं ना, तो उसको वीडियो थोड़ा वीडियो बंद हो गई होगी ना। हाँ एक्सप्रेशन देने के लिए। कंटिन्यू। हम्म, तो पोएट ये कहता है कि दूसरा रास्ता संभवतः ज़्यादा क्लेम कर रहा था। क्लेम का मतलब क्या होता है? अधिकार जताना। जैसे आपका सामान कहीं ट्रेन में छूट जाए, या आपने सीट को बुक किया हुआ, तो आप कहते हैं मेरी सीट है, कोई कहता है मेरी सीट है, ये है क्लेम करना। आप कहते हैं मेरा बैग, वो कहता है मेरा बैग है, ये क्लेमिंग। मतलब टू शो राइट्स ओवर एनीथिंग, किसी भी वस्तु पर, चीज़ पर अपना अधिकार जताना। तो दूसरा वाला रास्ता मानो कि क्लेम कर रहा हो, मतलब बता रहा हो कि मैं ठीक हूँ, अर्थात पोइट को ऐसा लग रहा है देखकर कि सेकंड वे, दूसरा रास्ता ज़्यादा ठीक है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। अब इसी में है पर्सनिफिकेशन दोनों लाइनों में। क्योंकि यह घास घास युक्त था, ग्रासी माने फुल ऑफ ग्रास। क्योंकि दूसरा रास्ता घास युक्त था एंड वांटेड वेयर, और चाहता था कि आए और इस पर चले। वांटेड वेयर, वेयर माने होता है धारण करना, अर्थात वह चाहता था कि लोग, पैदल चलने वाले लोग, यात्रीगण आए और उस पर वॉक करें, चलें। तो as for that the passing there had warned them really about the same। यद्यपि वहाँ से गुजरने वाले लोग had warned them really about the same, दोनों रास्तों को बराबर यूज किए थे। यद्यपि वहाँ से गुजरने वाले पैसेंजर्स, यात्रीगण, उन दोनों रास्तों पर बराबर चले हुए थे। स्टेंजा नंबर नेक्स्ट। अब स्टेंजा नंबर नेक्स्ट तीसरा है। ये तीसरा जो है, इसमें देखिए काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, ध्यान दीजिएगा, ये पोएम मैंने कहा ना कि सुबह की दौरान लिखी गई है, या सुबह का सीन इसमें दिया गया है। बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, बोथ माने दोनों, दैट मॉर्निंग माने उस सुबह, इक्वली ले माने एक समान पड़े हुए थे। पड़े होने का मतलब दिखाई पड़ रहे थे। दोनों रास्ते उस सुबह एक समान दिखाई पड़ रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड टोडन ब्लैक, और पत इन लीव्स का मतलब ऑन लीव्स, नो स्टेप हैड टोडन ब्लैक। टोडन ब्लैक का मतलब, टोडन का मतलब होता है कुचलना। आप जानते हैं जैसे रास्ता कोई हो तो उस पर पत्ती हो, लोगों के पैरों के नीचे बार बार आने से पत्तियों का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है। टोटन ब्लैक माने काले कलर की हो जाती है, धीरे धीरे उनकी स्थिति ख़राब हो जाती है। मतलब क्या बोलेंगे उसको, टॉर्न हो जाती, फट जाती, पुरानी हो जाती है। तो लीव्स पर उस सुबह कोई भी कदम पड़ा नहीं था, अर्थात उस सुबह कोई भी यात्री वहाँ उस रास्तों पर चला नहीं था। आप जानते हैं जब लोग चलते हैं तो रास्ता साफ हो जाता है। रात के समय अगर पत्तियाँ गिरी हुई हैं और लोग चले नहीं हैं तो ये स्पष्ट देखकर मालूम चलता है। तो पेड़ देख रहा है और उसे आभास हो रहा है कि अभी सुबह का समय है और कोई अभी इस पर चला नहीं है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। पोइट कहता, अरे ओह दुख है, आश्चर्य से कह रहा है कि वह पहले रास्ते पर चलना चाहता था, लेकिन वो कहता है कि उसने पहले रास्ते को रिजर्व रख लिया किसी और दिन के लिए। अर्थात वो सोचा ठीक है मैं पहले रास्ते पर कभी चलूँगा। yet knowing how way leads on to way, यह जानते हुए कि एक रास्ता व्यक्ति को दूसरे रास्ते तक ले जाता है, अर्थात वह कहना चाहता है कि बहुत कम चांस है कि वह दोबारा आएगा और उस रिजर्व रखे हुए रास्ते पर चलेगा, अर्थात वह पहले रास्ते पर चलेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, लिख ही दिया नीचे कि उसे संदेह था कि शायद वह कभी वापस आए ही ना और इस रास्ते पर चले ही ना। आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई, वो कहता है मैं इस बात को समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस,
मैं इस बात को, किस बात को, दोनों रास्तों पर ना चलने की बात को बड़े दुख के साथ एजेस एंड एजेस हेंस युगों युगों तक बताता रहूँगा। अर्थात उसे भरोसा है कि इस बात को वह इस कविता में लिख दे रहा है, इस पोएम में लिख दे रहा है, लोग पढ़ेंगे। अर्थात हम क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा 1915 में लिखी गई पोएम को पढ़ रहे हैं। आज से करीब 100 साल से ज़्यादा हो गया है, 100 ईयर से ज़्यादा हो गया है, और हम पढ़ रहे हैं किसके वर्ड्स को? फ्रॉस्ट के वर्ड्स को। तो कहीं न कहीं फ्रॉस्ट इस बात को हमें बता रहे हैं कि हमारे साथ ऐसी घटना घटी। मैं दोनों रास्तों पे चलना चाहता था, लेकिन मुझे दुःख है, वो कहते हैं मुझे दुःख है, पोएट को दुःख है कि वह दोनों रास्तों पर चल नहीं सका। इस बात को वह युगों युगों तक इस प्रकार से बताता रहेगा। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, दो रास्ते एक जंगल में मुड़े हुए थे। आई टुक द वन लेस ट्रबल्ड बाई, मैंने उस रास्ते को लिया जिस पर कम लोग चले थे। और इसी बात ने हमारे जीवन में अंतर पैदा कर दिया है। दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी बात ने हमारे जीवन में अंतर पैदा कर दिया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन 2-4-5 मिनट का समय, 5 मिनट का समय और लेते हैं। और ये तो मैंने लिटरल मीनिंग बताया। सिंबलिक मीनिंग क्या है इसकी? सिंबलिक मीनिंग ये है कि व्यक्ति का जो कैरेक्टर है, व्यक्ति का जो जीवन है, वह उसकी चॉइस का ही परिणाम है, उसके डिसीजन का ही परिणाम है। क्योंकि आप जैसा निर्णय करते हैं, आप वैसा बनते जाते हैं। जीवन में लिया गया एक ही सही निर्णय आपको बहुत आगे पहुंचा सकता है, और एक गलत निर्णय होने पर आप बहुत पीछे पहुंच सकते हैं। तो पोएट ये कहना चाहता है कि उसने अपने जीवन में जो व्यक्तिगत निर्णय लिए, 1912 का निर्णय जो लिया, उसने डिसीजन लिया कि मैं अमेरिका में नहीं रहूँगा, मैं इंग्लैंड जाऊँगा। 1912 से पहले उसे कोई जानता नहीं था। 1914 एंड हाफ के आसपास, 2.5 साल के अंदर पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया फ्रॉस्ट कवि, कि हाँ, फ्रॉस्ट नामक कोई अमेरिकन कवि है जो इंग्लैंड में रहता है। तो पोएट ऐसा लगता है कि इस डिसीजन को वह पहले क्यों नहीं लिया, रिग्रेट करता हुआ फील होता है, मतलब महसूस करता है। ऐसा लग रहा है, पोएम में लिखा नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि द रोड नॉट टेकन, मतलब वह रास्ता क्यों नहीं लिया गया पहले, ये चीज़ वो बताना चाहता है। और अगली चीज़ है अनसर्टेनिटी, मतलब व्यक्ति के जीवन की अनसर्टेनिटी को भी दर्शाया गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1912 में अमेरिका को छोड़कर ब्रिटेन गए, इंग्लैंड गए। ये तो निश्चित था कि हाँ, हमें जाना है, लेकिन अनिश्चितता क्या थी कि उन्हें वापस चले आना है 2-2.5 साल में। किसी को नहीं पता था 1912 में कि 2 साल बाद वर्ल्ड वार होना है। तो ये अनसर्टेनिटी है। इसका जो टॉप और फोरमोस्ट मीनिंग है, जो इसका अल्टीमेट मीनिंग है इस पोएम का, जो मुझे समझ में आता है व्यक्तिगत रूप से, कि पोएट बात कर रहा है मैटेरियलिस्टिक लाइफ के बारे में और स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। देखिए, वो कहता है आई टुक द वन लेस ट्रबल्ड बाई, लास्ट सेकंड लाइन इसको देखिए। कहता है मैंने उस रास्ते को चुना जिस पर बहुत कम लोग चले थे। अर्थात स्पिरिचुअल वे जो है, आध्यात्मिकता का मार्ग सदैव कठिन होता है। आप सबको पता होगा कि मैटेरियलिस्टिक लाइफ माने सामान्य जीवन जो हम लोग जीते हैं, भौतिकवादी जो जीवन हम लोग जीते हैं, वह अपेक्षाकृत बहुत आसान होता है स्पिरिचुअल लाइफ की अपेक्षा। मतलब आध्यात्मिक जीवन, मैं तथाकथित बाबाओं संतों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पिरिचुअल लाइफ, जो आध्यात्मिक जीवन होता है, जो पूरी तरीके से स्वकेंद्रित होता है, जिसमें किसी से ना ईर्ष्या, द्वेष, लगाव, राग, ये सब कुछ भी नहीं होता है। वह जीवन अपेक्षाकृत बहुत कठिन होता है सामान्य जीवन की अपेक्षा। तो अल्टीमेट मीनिंग इसकी मालूम चलती है कि पोएट मैटेरियलिस्टिक लाइफ वर्सेस स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये पोएम, हमें उम्मीद है कि अगर आप एक बार देखेंगे तो आप ज़रूर कुछ नई चीज़ सीखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।